मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गुड्डू और बबलू दोनों को ही कालीन भैया ने मिर्जापुर से थोड़े दिन बाहर रहने के लिए कहा था, जहाँ पे गुड्डू और बबलू दोनों ही जौनपुर के अंदर एक डीलिंग करने के लिए आए थे और पता चलता है कि रतिशंकर वहीं पे इन्हें बैठा के इनकी पार्टी में शामिल होने के लिए बोलता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मौर्या को देखते हैं जो की कालीन भैया के घर पे उनसे मिलने के लिए आया था। यहाँ पे दोनों ही अपना अपना नाम बताते हैं। इंट्रोडक्शन होने के बाद में पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही कटाक्ष लैंग्वेज के अंदर बात कर रहे थे, लेकिन कालीन भैया बताते हैं कि मिर्जापुर का हाल सच में बहुत खराब है। हम व्यापारी लोग हैं और आजकल पुलिस लोगों का दबदबा है ही नहीं, कोई डरता ही नहीं पुलिस वालों से। तो मौर्या कहाँ पीछे रहने वाला था। मौर्या बोलता है कि पुलिस वालों से डरना नहीं डरना वो तो आम लोगों के बारे में है, आप तो बस अपने काम पे ध्यान दीजिएगा, आप इतनी शहर की चिंता मत लीजिए, हम बैठे हैं शहर के लिए संभाल लेंगे। दोनों ही बात करने में कम बिल्कुल भी नहीं थे और इतनी ही देर में सीन यहाँ गुड्डू और बबलू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे रतिशंकर कह रहा था कि छोड़ दो कालीन भैया को, कालीन भैया ने हमें भी पेला है और तुम्हें भी पेलेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। अभी भी कह रहे हैं टाइम है, हमारी टीम ज्वाइन कर लो। जहाँ पे गुड्डू रतिशंकर को एक गाली बकता है और कहता है तुम वो एक नंबर की बेवकूफ आस्तीन के सांप हो तुम, अगर हम तुम्हारे साथ मिल भी जाओगे तो भी तुम सांप ही रहोगे। रतिशंकर भी गाली बक के बोलता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे सांप बोलने की, तू मेरे शहर के अंदर बैठा है, तुझे यहीं पे भून के गायब कर दूंगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पे पीछे बाबर खड़ा था और बाबर कहता है कि भैया गाली काहे दे रहे हैं, लेकिन तभी रतिशंकर चुप नहीं होता और कंटिन्यूअसली गुड्डू को बहुत गालियां बकता है। गुड्डू से चुप भी कराता है कि देखो फालतू की बकवास मत करो, हम जहाँ पर हैं हम वहाँ पर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब रतिशंकर चुप नहीं होता है तो गुड्डू एक ही सेकंड के अंदर अपनी बंदूक उठाता है और बहुत ही गजब वाले माहौल के अंदर वो रतिशंकर को शूट कर देता है। मतलब ये चीज तो किसी ने सोची भी नहीं थी कि रतिशंकर को गुड्डू मार भी सकता है। और जैसे ही रतिशंकर मरता है तभी उसके सारे के सारे लोग गुड्डू के ऊपर गोलियां लगा के खड़े हो जाते हैं। हैंड टू हैंड ये खबर जेपी यादव तक पहुंच जाती है और जेपी यादव उसी समय कालीन भैया को भी कॉल लगा देते हैं। गुड्डू गुस्से के अंदर तो था ही, इसी के कारण वो रतिशंकर को उठाता और बोलता है कि अब बोलो बे, क्या बोलना चाह रहे थे कि हम तुम्हें ज्वाइन कर ले। उसी समय गुड्डू हवा के अंदर 3-4 गोलियां दाग देता है और कहता है कि तुम लोगों को भी अगर कुछ करना है तो अभी के अभी बता दो, जैसे कि ये जमीन पे लेटा हुआ पड़ा है वो भी इसी के शहर में, वैसे तुम सब लोगों को भी लिटा देंगे। गुड्डू कभी भी कोई वायलेंस करता था तो हैंड टू हैंड बबलू से कवर करने के लिए खड़ा रहता था। रतिशंकर के जितने भी लोग थे वो अपनी अपनी बंदूकें गिरा देते हैं। यहाँ पे जेपी यादव कालीन भैया को कहते हैं कि भाई सम्मेलन के अंदर जब इस बात को करारनामा दे दिया गया था कि जौनपुर और मिर्जापुर के बीच में कुछ भी नहीं होगा, तो फिर आखिर तुम्हारे लड़के वहाँ जाके रतिशंकर को मार के क्यों आ गए, जबकि ये बात तो कालीन भैया को पता ही नहीं थी कि वो दोनों लड़के कर क्या रहे हैं। अब कालीन भैया को बात तो ढकनी थी, नहीं तो बात का बवाल हो जाता। इसी के कारण वो जेपी यादव को कहते हैं कि हाँ रतिशंकर से हमारी कुछ बन नहीं रही थी और उनका हिसाब हमने पूरा कर दिया और ऑर्डर्स हमने ही दिए थे। कालीन भैया जेपी यादव को झूठ बोल जाते हैं कि ये उन्हीं का ऑर्डर था। जेपी यादव कहता है कि देखो ऐसे नहीं चलता है, इलेक्शन सर पे है और तुम ऐसे ही किसी इंसान को नहीं मार सकते, हमें उससे कोई मतलब नहीं था, बात ये थी कि सम्मेलन के अंदर नियम बनाया गया था और तुमने नियम तोड़ा है, अब बताओ क्या करना है। कालीन भैया कहता है कि मिर्जापुर हमारा था और आगे भी हमारा ही रहेगा, देखते हैं कौन सा माई का लाल हमें मिर्जापुर से हटा सकता है। यानी कि एक तरीके से कालीन भैया यहाँ पे जेपी यादव को भी बात बोल रहे थे और साथ ही साथ में मौर्या को भी डबल मीनिंग बात बोलते हैं कि अगर कोई भी माई का लाल मिर्जापुर के ऊपर आंख भी उठाएगा तो कालीन भैया उसे सुलटा देंगे। जाने से पहले मौर्या कहता है चलिए त्रिपाठी जी हम निकलते हैं। तो कालीन भैया कहते हैं कि कालीन भैया कहा जाता है, हमारे लड़के हमें कालीन भैया कहते हैं। तो मौर्या कह के जाता है तो ठीक है फिर हमें कोई मौर्या नहीं बल्कि हमें सर कहते हैं सब लोग। इसी के साथ में सीनिया गुड्डू और बबलू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। गुड्डू यहाँ पे अभी भी पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, यानी कि गन को चला रहा था, उसे यूज कर रहा था और बबलू बिल्कुल चुप था। गुड्डू कहता है कि आखिर तुमने क्यों दही जमा रखा है मुंह के अंदर, तो बबलू जोर से चिल्लाता है कि आप हमसे कुछ बुलवाइए मत, नहीं तो हम आपकी बेइज्जती कर देंगे। गुड्डू कहता है कि आखिर तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्या है हमारे वायलेंस से। बबलू कहता है कि हमें आपकी वायलेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वो वायलेंस करिए ना जो कि कालीन भैया के साथ में हो या फिर कालीन भैया ने जो ऑर्डर दिया हो, आप पूरे मिर्जापुर को जला दीजिए कालीन भैया के ऑर्डर से हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना बताए आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। गुड्डू कहता है कि अरे रतिशंकर कालीन भैया के दुश्मन थे, हमने एक दुश्मनी तो कम किया है, आखिर इसमें हुआ क्या है। और इतनी ही देर में बबलू के पास में कॉल आ जाता है कि कालीन भैया ने इन दोनों को ही बुलाया है। गुड्डू और बबलू दोनों ही फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही कालीन भैया मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि मानो गुड्डू की आंखों में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, बल्कि बबलू को डर लग रहा था कि कालीन भैया भी क्या कहेंगे। वो मकबूल को कहते हैं कि दोनों को बैठने के लिए कुर्सी दीजिए, इन दोनों को शायद इस समय खड़े रहना चाहिए था, लेकिन गुड्डू बिना सोचे समझे बैठ गया। बबलू खड़ा था और जब कालीन भैया आते हैं चेयर पे बैठते हैं उसके बाद ही वो बैठता है। आने के बाद ये दोनों ही बताते हैं कि हम पैसा कलेक्ट करके लाए हैं, एक बार मकबूल भैया आप चेक कर लो। जिसके बाद में बबलू बताना शुरू करता है कि देखिए भैया वहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, अगर कोई भी उस सिचुएशन के अंदर होता तो ऐसा ही करता, सिचुएशन हाथ में नहीं थी इसी कारण हमें ऐसा करना पड़ा। तो गुड्डू अपने भाई को चुप करा के बोलता है कि अरे तुम पागल हो क्या, इतना काहे क्लियरिफिकेशन दे रहे हो, वहाँ जो गड़बड़ हुई तो डिसीजन लिया और कर दिया। कालीन भैया को बहुत भयंकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि चूती हो तुम दोनों, ऐसे कैसे कोई डिसीजन ले सकते हो, हमने जब तुम्हें मना किया था कि हमसे पूछे बिना कोई चीज नहीं करोगे तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। बबलू यहाँ पे कुछ बातें बोलने ही लगता है और इतनी ही देर के अंदर पीछे से बाऊजी भी आ जाते हैं, जो कि शायद पहली बार ही फैक्ट्री आए थे गुड्डू और बबलू की इस हरकत पे। साथ में बाऊजी भी बोलते हैं कि रतिशंकर दुश्मन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों ने बिना पूछे ये काम कैसे किया। अब तो गुड्डू को भयंकर गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होकर जोर से चिल्लाता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आपने हमें नौकरी पे रखा है, हम आपके नौकर तो नहीं है ना, हम आपके व्यापार के
अंदर आपको इतना फायदा करके देते हैं, मुनाफा करके देते हैं, अगर हम हर समय आपके डायरेक्शन को फॉलो करते रहे तो आखिर हम धंधा कब करेंगे। उस समय जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर दी। वो हमें माँ की गाली दे रहा था, इसी के साथ में उन लोगों को फॉलो करने के लिए कह रहा था कि जौनपुर ज्वाइन कर लो। क्या करते हैं हम उस समय, ठोक दिया हमने। क्या गलत किया आप ही बताइए। अगर हम हर समय छोटी छोटी बात के लिए भी आपसे परमिशन लेते रहेंगे तो धंधा आखिर कब करेंगे। बबलू बुरी तरीके से डरा हुआ था कि गुड्डू भैया बिल्कुल पागलों की जैसे कुछ भी बात कर रहे हैं। कालीन भैया भी काफी ज्यादा गुस्से के अंदर ये सारी की सारी बातें सुन रहे थे और फिर बोलते हैं कि हाँ भाई सही बात है, डेमोक्रेसी है, कोई भी इंसान अपने मन की बात कर सकता है। अब गुड्डू इस चीज को भी उल्टा ले लेता है और कहता है कि देखो बबलू, मैं तो कह रहा था कि कालीन भैया हमारी बात मानते हैं, देखो उन्होंने बिना डांटे हमारी सारी बात समझ ली। इसी के साथ में वो बबलू की तरफ चेहरा करके कालीन भैया बताते हैं कि अब जिसका जो मन चाहेगा वो वही करेगा। बबलू को इनडायरेक्ट इंडिकेशन मिल गए थे कि कालीन भैया कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने ही वाले हैं। इसी के कारण वो गुड्डू को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाने के रास्ते पे बबलू इतना ज्यादा परेशान था कि वो गुड्डू को कहता है कि भैया आप मुझे घर छोड़ दीजिए। गुड्डू पूछता भी है कि आखिर बबलू हम तुम्हें लेने के लिए कब आए। बबलू कुछ भी नहीं बोलता और घर के अंदर चला जाता है। इसी समय गुड्डू के पास में स्वीटी का कॉल आता है जो कि बताती है कि तुम तो हमारे साथ में रह के एक दिन के लिए चले गए, हमारे साथ टाइम पास किया था क्या। तभी गुड्डू कहता है कि कहाँ पे हो, अभी क्या अभी मिलते हैं। जिसके बाद में सीन उन्हीं किन्नरों के ऊपर शिफ्ट होता है जिन्हें गुड्डू और बबलू ने अफीम बेचने का काम दिया था। ये लोग रोज काफी सारी अफीम बेच दिया करते थे, लेकिन इस चीज की खबर पुलिस वालों को लग जाती है और वो इन दोनों को गाड़ी के अंदर बिठा लेते हैं। मौर्य भी पीछे आ जाता है जहाँ पे कहता है कि बताओ भाई आखिर क्या चल रहा है तुम लोगों का। हमने आज तक तो यही सुना है कि किन्नर लोग पैसे मांगते हैं लेकिन किन्नर लोग पैसे देते हैं ये तो कभी नहीं सुना। तब इनका हेड बात को घुमा देता है और बताता है कि हाँ हमारी एक सहेली की तबीयत खराब थी, हमने बाबर से पैसे लिए थे, बस वही पैसे वापस चुका रहे थे। मौर्य कहता है अच्छा अच्छा जरा ध्यान रखना तुम्हारी सहेली का। लेकिन अभी भी मौर्य को इन पे डाउट था, इसी के कारण वो कहता है कि अपने कपड़े ऊंचे करके दिखाओ कि आखिर क्या छुपा रखा है। ये किन्नर दिखा देते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता। तब ये किन्नर कहते हैं कि साहब हम तो भीख मांग के पैसे कमाते हैं, आपको भी पता है ये तो, हम कोई भी चोरी नहीं कर रहे हैं। मौर्य यहाँ पे बैठा ही था और ये किन्नर उठ के जाने ही वाला था, लेकिन तभी पता चल जाता है कि इन्होंने सारी अफीम अपने ब्लाउज के अंदर छुपा रखी थी। जिसके बाद तो मौर्य को अफीम के बारे में भी पता चल जाता है, साथ ही में बेचारे किन्नर भी बहुत बुरी तरीके से पिटते हैं। सीन जिसके बाद में पंडित जी के घर पे शिफ्ट हो जाता है। बबलू यहाँ पे पंडित जी का वेट ही कर रहा था, पंडित जी से कोई क्लाइंट मिलके जा ही रहा था। तभी पंडित जी बबलू को देखते हैं लेकिन फिर भी उससे बात नहीं करते। तब बबलू कहता है कि हम चाय बनाए क्या पापा, आज हमें आपसे कुछ बात भी करनी है। पंडित जी बबलू से कभी भी गुस्सा नहीं थे क्योंकि उन्हें पता था कि बबलू समझदार लड़का है, जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। बबलू चाय बना के लाता और अपने फादर के पास आके बैठ जाता है कि आपको क्या लगता था कि हमने उस सुरंग के अंदर हाथ क्यों डाला, हम कितने फंसे हुए थे, अगर हम हाथ ना भी डालते तो भी हम उस दिन बहुत बुरे फंसे हुए थे। हमने उतनी ही शिद्दत से काम किया है जितना कि हम कहीं और काम करते, हमने उतनी ही मेहनत लगन और दिमाग से और पूरी मेहनत से काम किया है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी गड़बड़ा जाएंगी ये चीजें तो हमें कभी भी नहीं पता थी और आज हमें लग रहा है कि शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ से आगे तो बढ़ गए हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अब आगे जाके क्या करें। जो भी था पंडित जी को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि आखिरकार बबलू को इस चीज का रियलाइज है कि वो गलत काम कर रहा है और अब उसे वापस भी निकलना है इससे। सेम टाइम पे गुड्डू यहाँ पे स्वीटी से मिलने के लिए आता है। स्वीटी कहती है कि तुम तो एक ही दिन में छोड़ के चले गए, तुम क्या चाहते हो कि हम तुमसे बात ना करें या फिर तुम हमसे बात ना करो, ऐसे कैसे किया तुमने। जहाँ पे गुड्डू उसे शादी के लिए कहता है कि कैसा हो कि हम दोनों शादी कर ले। स्वीटी कहती है कि तुम पागल हो, एक ही दिन में हम क्या शादी कर लेंगे। तो गुड्डू कहता है कि हमारे फैमिली में है ही कौन, तुम यहाँ पे अपने रहने वाले लोकल लोगों को बुला लेना, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे बाप हमारी शादी में आएंगे या नहीं आएंगे। बचा क्या है, तुम तो कल बस तैयारी करो, कल हम शादी करेंगे, हमें तो बस तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। और होता भी यही है। नेक्स्ट डे गुड्डू स्वीटी के साथ में शादी कर लेता है, जहाँ पे कोर्ट रूम के अंदर स्वीटी के साथ उसकी बहन गोलू, इसी के साथ में उनके पिताजी गुप्ता जी, गुड्डू का भाई बबलू, इसी के साथ में जो इनके पीछे काम करने वाले यानी कि बाबर, उस्मान, ये सारे के सारे लोग थे। फाइनली गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है। ये दोनों बड़े ही प्यारे लग रहे थे। गुड्डू हमेशा से एक बहुत सॉफ्ट किस्म का इंसान दिखाया गया है, जितना बड़ा वो बाहुबली या फिर भालू दिख रहा है लेकिन अंदर से वो उतना ही ज्यादा स्वीट था। साथ ही में यहाँ पे बबलू भी कहीं ना कहीं गोलू को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था और सेम गोलू भी उसे उतना ही पसंद किया करती थी। स्वीटी के जाने से गुप्ता जी को दुख तो हो रहा था क्योंकि बेटी विदा हो रही थी। आखिर के अंदर स्वीटी को विदा कर दिया जाता है, जिसके बाद में सीन यहाँ मुन्ना के ऊपर शिफ्ट होता है। अब जब मुन्ना ने अपने सबसे गहरे दोस्त कंपाउंडर को अपने हाथ से मार दिया था तो वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में था और कंटिन्यूअसली 4-5 दिन से कमरे से भी बाहर नहीं निकला था, किसी से बात भी नहीं की थी। तब यहाँ पे बीना आती है, उसे उठने के लिए कहती है लेकिन मुन्ना मना कर देता है कि हमें नहीं उठना है। जिसके बाद में हम यहाँ पे स्वीटी को देखते हैं। गुड्डू स्वीटी को अपने साथ में अपने घर ले आया था। यहाँ पे गुड्डू की माँ कहती है कि हम आना तो चाहते थे लेकिन क्या है ना कि इनके पापा नहीं आए तो हम भी नहीं आ सकते, लेकिन बहू तुम इस घर के अंदर आओ, तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है। स्वीटी अंदर आती है और अंदर आते ही सबसे पहले उसे गुड्डू के फादर यानी कि पंडित जी भी दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो सर ओढ़ के आगे जाने लगती है और गुड्डू को भी कहती है कि चलो ना। तब गुड्डू कहता है कि देखो तुम हमें कुछ मत कहो, हम लोगों का पर्सनल मैटर है लेकिन हम तुम्हें जाने से नहीं रोकेंगे, जाओ तुम जाओ। स्वीटी आगे बढ़ती है, पंडित जी के पैर वैर छूती है और पंडित जी भी बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, लेकिन पहले ही बता देते हैं कि गुड्डू बहुत ही गलत काम करता है जिसके अंदर वो तुम्हें भी बचा पाए या ना बचा पाए किसी की भी गारंटी नहीं है, लेकिन खैर अब जो भी है तुम हमारी घर की बहू हो और शायद हमें आना चाहिए था। साथ ही में वो अपनी वाइफ को भी कहते हैं कि नई बहू से घर के रीति रिवाज करवाओ। पंडित जी स्वीटी से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थे बल्कि बहुत ही खुश थे कि आखिर उनके घर के अंदर बहू आई। उनका बाहुबली बेटा बाहर खड़ा था जिसकी बॉडी अब पता नहीं हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो गुड्डू को कहते हैं कि आओ भाई
अंदर आओ, घर है तुम्हारा, शादी तो कर लिए हो, अब आगे क्या सोचा है? तो गुड्डू कहता है कि आगे हमने कुछ नहीं सोचा है और हम आपको भी कहते हैं कि आप भी कुछ मत सोचिए, यहाँ से सिर्फ सीधा जाने का रास्ता है, यू टर्न का कोई रास्ता नहीं है और हम हमारी सोच लेंगे, जो भी होगा जी लेंगे। तब पंडित जी कहते हैं कि तुम कभी भी नहीं समझोगे, जिस दिन बाप बनोगे ना उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है। तब यहाँ पे डिम्पी आती है जो कि गुड्डू को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ बीना यहाँ पे जब भी मौका मिलता है तभी वो मुन्ना के ऊपर लाइन मारने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती। इस समय भी वो मुन्ना को कहती है कि लाओ तुम्हारी दाढ़ी हम बना देते हैं, और शेविंग करते टाइम वो मुन्ना को कहती है कि आपका दोस्त उस तरह बहुत अच्छा चलाता है, आखिर हमें ये बताइए कि आप अपने दोस्त के मरने पे दुखी है या फिर इस बात से दुखी है कि जिस काम के लिए उसे भेजा था वो काम पूरा नहीं हुआ। मुन्ना के एकदम से चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है, वो डर जाता है कि आखिर इसको कैसे पता चला। बीना बताती है कि डरिए मत, हमको सारी चीजें पता है। मुन्ना एकदम से उनका हाथ छिड़क देता है कि हमें शेविंग नहीं करवानी, जाइए आप यहाँ से। जहाँ पे बीना कहती है कि बच्चे तो नहीं है आप, बिल्कुल भी अडल्ट हो गए हैं। मुन्ना यहाँ से उठ के जाने ही वाला था, तब यहाँ पे बीना कहती है कि अब वो काम तो पूरा करिए जिस चक्कर में आपके दोस्त ने जान दे दी, ऐसा ना हो कि आपके दोस्त की जान बेकार चली जाए। इसी समय मुन्ना को भी कहीं ना कहीं कोई आइडिया आता है। एक तरफ से देखा जाए तो बीना भी यही चाहती थी कि कालीन भैया निकल जाए, हालांकि कालीन भैया ने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी बीना कालीन भैया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ दूसरी तरफ स्वीटी और गुड्डू एक साथ के अंदर थे, ये इनकी फर्स्ट नाइट थी, जहाँ पे गुड्डू कहता है कि कल उसका मिस्टर पूर्वांचल का सबसे बड़ा दिन है, जहाँ पे उसका कंपटीशन है और उसे उसके लिए काफी सारी एनर्जी बचा के रखनी है। स्वीटी और वो दोनों ही हंसने लगते हैं और साथ ही में वो स्वीटी को ये भी कहता है कि अब से हमारे अच्छे दिन आएंगे, हम बहुत खुश रहेंगे। वो स्वीटी को ये भी बताता है कि बॉडी बनाने के लिए वो अलग तरीके की दवाइयाँ लेता है। इसी के साथ में सीन यहाँ बीना के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और बीना इस समय राजा के साथ में थी। कुछ ही देर के अंदर बीना जब इस कमरे से बाहर निकलती है तो पता चलता है कि कमरे के बाहर बाऊजी थे और बाऊजी ने बीना को राजा के कमरे से निकलते हुए देखा। बीना कैसे तैसे बात संभालती है और बताती है कि मैं तो बस राजा को ढूंढने के लिए आई थी, रात का खाना बनाना था ना बस इसलिए, और हैंड टू हैंड वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम वापस से गुड्डू को देखते हैं जिसकी बॉडी दवाई लेने के कारण बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और इसी के साथ में उसका मेंटल हेल्थ भी काफी ज्यादा बिगड़ चुका था। दूसरी तरफ हम मुन्ना को देखते हैं जो कि अपने कंपाउंडर के गम को भुला नहीं पा रहा था। इसी के कारण वो कंपाउंडर के क्लिनिक में आता है, उसकी चीजों को टच करने लगता है, जहाँ पे वो बैठ के ड्रिंक वगैरह करते थे, बातें वगैरह किया करते थे, और उसी टाइम वो थोड़े से पैसे रख के यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी कंपाउंडर की दादी आ जाती है जो कि मुन्ना से पूछती है कि अरे अभी तक सुबोध आया नहीं है। अब यहाँ पे मुन्ना भी क्या बताता। इसी के कारण वो कहता है कि हमने उसे शहर भेजा है हमारे किसी काम से। तो दादी कहती है कि काफी दिन हो गए, ऊपर से वो अपना फोन भी नहीं लेके गया है, देखो ना आखिर सुबोध कब आएगा। मुन्ना कहता है कि आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बस हमको कॉल करिएगा, हम आपका सारा काम कर देंगे, वो आ जाएगा थोड़े दिन के अंदर। साथ ही में वो पैसे भी देता है कि ये लीजिए सुबोध ने आपके लिए पैसे भेजे हैं। कंपाउंडर की दादी ने मुन्ना को जो फोन दिया था, मुन्ना उसी फोन को चेक करता है और उसके अंदर उसे बहुत स्ट्रेंज चीज मिलती है। नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि मुन्ना एकदम तैयार वैयार होकर अपने एक दोस्त को कॉल करता है और फिर बताता है जोर जोर से चिल्ला के कि यार हमें नहीं लगता कि कंपाउंडर इतना बड़ा काम अकेले कर सकता है, जरूर वो किसी न किसी के साथ में मिला हुआ होगा। तुमने नोटिस नहीं किया था कि पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यूअसली फोन पे पता नहीं कितनी ज्यादा बातें किया करता था, उसके घर जाते हैं जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। यानी कि वो ये सारी की सारी बातें किसी को सुनाना चाह रहा था। असल के अंदर मुन्ना के कमरे के बाहर मकबूल था और वो मकबूल को ये बातें बताना चाह रहा था कि कोई ना कोई कंपाउंडर के घर पे जाके उसका फोन चेक करे। इसी के साथ में मिस्टर पूर्वांचल का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जहाँ पे चीफ गेस्ट के लिए कालीन भैया को बुलाया जाता है। यहाँ पे टोटल 5 पार्टिसिपेट्स थे, जिसके अंदर गुड्डू भी एक था। यहाँ पे गुड्डू की पूरी फैमिली आई हुई थी। इसी के साथ में मकबूल यहाँ कंपाउंडर के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो चीजों को चेक करने लगता है। दूसरी तरफ पूर्वांचल के प्रोग्राम में सारे के सारे पार्टिसिपेट्स आके पहले सबको हाय हेलो करते हैं और उसके बाद में एक एक पार्टिसिपेट अपना परफॉर्मेंस देना शुरू करते हैं। इसी के साथ में सीन मकबूल के ऊपर शिफ्ट होता है, जिसे कंपाउंडर का फोन मिल गया था और जैसे ही मकबूल उस फोन को चालू करके देखता है तो उसके अंदर आखिरी कॉल गुड्डू के थे, जिसने उसी दिन 12 कॉल किए थे जिस दिन कालीन भैया के ऊपर अटैक होने वाला था। असल के अंदर उस दिन गुड्डू शहर से बाहर जाने वाला था और उसे बस अपनी दवाइयाँ चाहिए थी, लेकिन सेम डे पे जिस दिन कालीन भैया के ऊपर अटैक हुआ था उसी दिन अगर गुड्डू का फोन कंपाउंडर के पास आएगा तो ऐसा ही लगेगा ना कि गुड्डू और कंपाउंडर मिले हुए थे और इन दोनों ने मिलकर कालीन भैया के ऊपर अटैक करवाया है। सबकी परफॉर्मेंस हो जाती है, जहाँ पे गुड्डू भी अपनी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन पता चलता है कि कालीन भैया उसके परफॉर्मेंस में 1% में इंटरेस्टेड नहीं थे। सारे जजेस अपने नंबर लिख लेते हैं और गुड्डू की जिस तरीके की पर्सनालिटी और उसकी बॉडी थी उस अकॉर्डिंग उसे ही जीतना चाहिए था, लेकिन एंड टाइम पे कालीन भैया ने रिजल्ट्स बदलवा दिए और कह दिया कि कुछ भी हो जाए गुड्डू जीतना नहीं चाहिए और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। साथ ही में अब कालीन भैया के पास में कॉल भी आता है कि हमें आपसे बहुत अर्जेंट बात करनी है, आप जल्द से जल्द घर पहुंचिए, हमें कुछ बताना है आपको। जिसके बाद अब टाइम आता है रिजल्ट्स का। तीसरे नंबर की दूसरे नंबर के पहलवानों को बता दिया जाता है और जैसे पहले नंबर का नाम आता है तो सारे लोग एक्साइटेड थे और गुड्डू के नाम को जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सबको पता था कि गुड्डू ही जीतेगा, लेकिन पहले नंबर पे कोई और पहलवान आ जाता है और मिस्टर पूर्वांचल इस साल का कोई और बन जाता है। लेकिन ये चीज गुड्डू से बर्दाश्त ही नहीं होती है और उसे लगता है कि इस पहलवान ने जरूर यहाँ पे किसी को पैसे खिलाए होंगे। इसी के कारण वो स्टेज पे चढ़ जाता है और वहीं पे मारा पीटी करना शुरू कर देता है। वो उस पहलवान को इतनी बुरी तरीके से मार देता है कि उसका सरवर सब फट जाता है, फिर भी गुड्डू से मारना बंद नहीं करता। बबलू को लगता है बात बाहर निकल गई है हाथ से और यहाँ पे और भी चीजें हो जाएगी, इसी के कारण वो भी गन चला देता है और सबको दूर करता है। बबलू गुड्डू को रोकने के लिए आता है कि भैया रुक जाइए, वो मर गया है, छोड़िए उसे। लेकिन गुड्डू इतना ज्यादा पागल हो गया था इस बात को सोच
के कि वो मिस्टर पूर्वांचल नहीं बना जिसका वो काफी समय से वेट कर रहा था। और इस गुस्से के अंदर आके वो ऑलमोस्ट बबलू के ऊपर भी अटैक करने वाला था। तभी उसे होश आता है कि ये तो बबलू है और वो अपने भाई को छोड़ देता है। ये चीज देख के तो इनकी माँ भी डर जाती है कि आखिर ये क्या कर रहा है गुड्डू। सीन कालीन भैया के घर पे शिफ्ट होता है जहाँ पे मुन्ना नीचे खड़े होकर सिगरेट फूक रहा था और तभी कालीन भैया भी नीचे आते हैं मुन्ना के पास में। अब जब कालीन भैया को मकबूल ने ये बात बता दी थी कि कालीन भैया के ऊपर अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद मुन्ना था, इसी के कारण वो सोचते हैं कि अब जब मुन्ना और बबलू एक साथ में इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो एक साथ जाएंगे भी सही। और ये काम वो मुन्ना को देते हैं। मुन्ना को पूछा जाता है कि तुम ये काम कर पाओगे ना। मुन्ना कहता है कि हम ये काम काहे नहीं कर पाएंगे, आप बस बोल के तो देखिए। यानी कि कालीन भैया ने मुन्ना को खुद अपनी गन दी थी गुड्डू और बबलू को मारने के लिए, क्योंकि उन्हें तो गलत चीज पता थी। कालीन भैया को मारने के लिए गुड्डू ने भेजा था। और इसी बहुत ही शानदार सस्पेंस के साथ में गाइस ये शानदार इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इस सीजन के आखिरी और बहुत ही गजब के एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।